बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही हैं उनमें आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 91 इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड। अच्छा, ये कल के लेक्चर में एक माइनर चाइल्ड की थोड़ी सी डेफिनेशन में आपको बता दूं कि क्या है। जो माइनर चाइल्ड है उसमें शेल नॉट इंक्लूड द मैरिड डाटर। अगर 18 साल से कम मैरिड डाटर है और वो 18 साल से ज़्यादा कम है, अब तो खैर कानून पास हो गया है कि 18 साल से कम की शादी ही नहीं कर सकते, लेकिन अगर 18 साल से कम है तो उस पे वो माइनर चाइल्ड में नहीं आएगी अगर मैरिड है। तो एक तो ये चीज़ ज़हन में रखें। दूसरा जो है इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड क्या होगा, तो इसके लिए लॉ कहता है एनी इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड फॉर अ टैक्स ईयर चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस shall be chargeable to a tax as a income of the parent of the child with the highest tax income for that year। तो माइनर चाइल्ड की जो इनकम होगी जो चार्जेबल टू टैक्स होगी तो वो उसके पेरेंट्स की इनकम समझी जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सक्लूडेड है, जो इनहेरिटेंस में अगर कोई आई है तो वो इनकम उसमें शामिल नहीं होगी। सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई, ये बात जो मैं कर रहा हूँ कि सबसेक्शन जो 1 जो है अप्लाई नहीं होगा। इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड फ्रॉम द बिजनेस एक्वायर्ड बाय अ चाइल्ड थ्रू इनहेरिटेंस, कि अगर इनहेरिटेंस से अगर उसने कोई एक्वायर किया है, उस बिजनेस में कोई इनकम आ रही है, तो वो जो है वो माइनर चाइल्ड के उसमें नहीं आएगी। लेकिन अगर माइनर चाइल्ड है और वो इनकम आ रही है किसी हेड से जो इनहेरिटेंस में नहीं है, पेरेंट्स ने नाम लगवा दी, मैं ऐसा करूं कि मेरा बच्चा 18 ईयर से कम है तो उसके नाम पे मैं बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ ताकि स्लैब डिवाइड हो जाए, तो वो फिर इनकम उसमें इंक्लूड जो होगा मेरी इनकम में ही होगी। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो अब हमारा आ गया पार्ट 3। पार्ट 3 में है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसके बारे में पहले भी हम सेक्शन 92 का बहुत जिक्र करते रहे हैं, पीछे भी कई जगह पे हमने जिक्र किया कि अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन से एओपी से इनकम आ रही है तो वो इनकम जो टैक्स्ड हो गई है एओपी की रिटर्न में, उसको जब डिवाइड करके हम पार्टनर्स की इनकम में लाएंगे तो जो पार्टनर होंगे उनकी इनकम वो अब एग्जेम्प्ट होगी फ्रॉम टैक्सेशन। ये हम पहले से ही करते आ रहे हैं, कई दफ़ा इसको पहले पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम ला क्या कहता है हम पढ़ लेते हैं। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल बी लायबल टू टैक्स सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन। एक तो ये है कि वो मेंबर ऑफ एसोसिएशन से अलहदा से टैक्स होगी। ये ऐसे ही है, हम करते हैं एओपी की जैसे कि रिटर्न कंपनी की अलहदा से होती है, एओपी की अलहदा से होती है, और जो मेंबर्स हैं उनकी अलहदा से रिटर्न होती है। वेयर द एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैज़ पेड द टैक्स। हाँ, अब एसोसिएशन ऑफ एओपी की रिटर्न फाइल हुई और उन्होंने टैक्स पे कर दिया। अमाउंट रिसीव्ड बाय द मेंबर ऑफ द एसोसिएशन इन द कैपेसिटी एज ए मेंबर आउट ऑफ द इनकम ऑफ द एसोसिएशन शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो अब जो अमाउंट उसकी होगी जो मेंबर्स को आई होगी एसोसिएशन जो कि टैक्सड हो चुकी है, जिस पे एओपी की इनकम टैक्स हो चुकी थी, अब वो डिवाइड होकर मेंबर को आई, तो जो पार्टनर होंगे उनकी वो इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी, वो एग्जेम्प्ट होगी फ्रॉम टैक्सेशन। एक प्रोवाइजो है, ये हमने पहले भी पढ़ा है खैर, प्रोवाइडेड दैट इफ एट लीस्ट वन मेंबर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज अ कंपनी। हाँ, कि अगर एओपी में एक मेंबर जो है कंपनी है तो फिर कंपनी की जो इनकम है वो अलहदा से टैक्स होगी, वो सेपरेटली उसको हम टैक्स करेंगे कंपनी के रेट के साथ, और एओपी के एसोसिएशन ऑफ पर्सन के जो मेंबर हैं उनकी हम अलहदा से करेंगे। द शेयर ऑफ सच कंपनी आर द कंपनी शैल बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ द एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड द कंपनी आर द कंपनी शैल बी टैक्स सेपरेटली एट द रेट अप्लाई टू द कंपनी अकॉर्डिंग टू देयर शेयर। तो उसको अब अलहदा जब कर लिया, बाकी पे हम टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, तो अब कंपनी जो होगी कंपनी को अलहदा से उसके जो रेट होगा कंपनी वाला उसके मुताबिक उसको टैक्स करेंगे। एक और प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द शेयर ऑफ द मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ द पर्सन हैविंग टर्नओवर 300 मिलियन रुपीज़। 300 मिलियन रुपीज़ मीन 30 करोड़ टर्नओवर है या इससे ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को अपने अकाउंट जो है वो ऑडिट करवाने पड़ेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान से जो रजिस्टर्ड हो उनसे, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान से, वो अपने ऑडिट करवाने पड़ेंगे अगर 30 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है।
तो इसका ला क्या कहता है, उसका यानी कि टर्नओवर 300 मिलियन रुपीज़ आर अबव ड्यूरिंग द टैक्स ईयर आर एनी ऑफ द प्रीसीडिंग टैक्स ईयर शैल नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ड्यूली ऑडिट बाय द फर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट एज डिफाइंड अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961 of the firm or the cost and management accountant as defined under cost and management accountant of the Pakistan has not been filed along with the return of the income by the association of person to whom he is member। तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है वो अपनी रिटर्न तब तक फाइल नहीं कर सकेगी जब तक कि अपने फाइनेंशियल्स जो वो जैसे कंपनीज अपने ऑडिटेड अकाउंट साथ अटैच करती हैं, इसी तरह एओपी जिसका 30 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है वो अपने ऑडिटेड अकाउंट जो है वो साथ अटैच करेगी, तन उसकी रिटर्न जो है वो एक्सेप्टेड होगी। इसमें एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ clarified that if the income of association of person is exempt and no tax is payable under the ordinance due to this exemption, the share received in the capacity as a member out of the income of the association shall be remain exempt। कि अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी कोई ऐसा काम कर रही है जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स के, तो अब उसके पार्टनर्स को वो जो इनकम जाएगी जो कि एग्जेम्प्ट में से आई है तो देन वो भी एग्जेम्प्ट होगी फ्रॉम टैक्सेशन। लें जी, अब प्रोविजन ऑफ गवर्निंग पर्सनस में हमारा आ गया है पार्ट 4 में आती हैं कंपनीज। तो ज़्यादा टैक्स जो है कंपनीज ही पे करती हैं। अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो कारपोरेट सेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टैक्स जो है वो कारपोरेशन से आता है। उनके के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरीज में से, कारपोरेशन के प्रॉफिट में से, तो ये जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है तो मेन जो चीज़ होती है वो कंपनीज होती है। तो अब कंपनीज जो हैं इनको किस तरह से टैक्स करना है ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 94 में कि प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन ऑफ कंपनीज क्या होगा। ऑल द कंपनी शैल बी लायबल टू टैक्स सेपरेटली फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, के उसके शेयर होल्डर से अलहदा से उनकी टैक्सेशन होती है कि जब कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है तो उस पर पाकिस्तानी रेट के मुताबिक 29%, जो कि आगे बताया गया होगा कि इस शेड्यूल में है, 29% उस पर टैक्स लग जाता है। तो अब शेयर होल्डर को जब हम फिर वो शेयर डिवाइड करते हैं, जो इसका प्रॉफिट होता है वो जब डिविडेंड की सूरत में शेयर होल्डर को दिया जाता है तो शेयर होल्डर को फिर उस पर 15% टैक्स लगता है। तो इस तरह एक शेयर होल्डर जो है उस तक प्रॉफिट पहुंचते पहुंचते 44% वो टैक्स दे चुका होता है। तो ये कंपनी के कुछ बेनिफिट्स हैं। और अगर हम कभी पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स को ये बात करते हैं कि कंपनीज़ के ड्रॉबैक्स क्या है, तो उनमें ये एक बात होती है कि डबल टैक्सेशन होता है कि पहले कंपनी को टैक्स लगता है और फिर जब डिविडेंड दिया जाता है तो फिर उसके शेयर होल्डर को लगता है। लेकिन जैसे कि हमने एसोसिएशन ऑफ पर्सन में एओपी में पढ़ा कि जब एओपी को टैक्स लग गया है तो फिर उसके पार्टनर्स को जो है ना वो इनकम एग्जाम्प्ट हो जाती है, जो सेक्शन 92 में पढ़ा है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में जब इसको टैक्स से भी रेट ज़्यादा है जो कि 29% है, और जब फिर आगे डिविडेंड दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को तो उनको फिर टैक्स किया जाएगा 15% से। तो इस तरह से 44% तक टैक्स देता है। इसका सब सेक्शन 2 है, डिविडेंड पेड बाई अ कंपनी शैल बी टैक्स इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 5, जैसे कि हमने पीछे पढ़ के आए हैं, जो मैंने बता भी दिया आपको। अब सेक्शन है 95, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिविजुअल टू होली ओन्ड कंपनी। हाँ, इसमें अब ये सारे आएंगे आगे, सेक्शन 95, 96, 97 जो है, इसमें एक ही तरह की चीज़ बात की गई है। वो ये है कि मैं सपोज़ एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन हूँ और मैं अपना सारा बिजनेस जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसकी कंपनी बना लूँ, तो वो कंपनी को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। तो उतना मुझे इसमें सीधी सीधी बातें जो हैं वो तो ये हैं। एक तो ये है कि जब मैं सारा कन्वर्ट करता हूँ अपना बिज़नेस और डिस्पोज ऑफ कर देता हूँ फॉर अ कंपनी, तो कंपनी बन जाती है। तो वो नंबर एक तो मेरे उतने शेयर, जितनी मेरी वैल्यू होगी उतने का मैं शेयर होल्डर हो जाऊँगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसकी वही वैल्यू होगी जो एज ए इंडिविजुअल मेरे पास थी, वही वैल्यू उसकी टैक्सेशन में उसकी कंपनी के पास होगी। और फिर अगर आगे हम जब जिन पे डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस, अमोर्टाइजेशन होती है, जो हमने सेक्शन 22, सेक्शन 23 और सेक्शन 24 में पढ़ा है,
तो उसमें ये चीज़ें जो होंगी जब उसको करेंगे तो जो उसकी वैल्यू होगी अलाउंस देने के बाद, डेप्रिसिएशन अलाउंस अगर आपने फ़र्ज़ किया निकाल लिया, उसको क्लेम कर लिया पीछे प्रॉफिट में, तो फिर वो जो उसकी नेट वैल्यू होगी वो उसमें शामिल होगी। तो ये आगे 3-4 चीज़ों में सेक्शन में आएगा कि एक में हमने इंडिविजुअल के किए, दूसरे में एसोसिएशन ऑफ पर्सन के किए, और तीसरे में हम कंपनीज़ के करेंगे। तो सेम ये सारी सिचुएशन है। तो ये सिचुएशन मोस्टली तो मैंने बता दी आपको, लेकिन अब ला क्या कहता है इसको भी हम देख लेते हैं। इसका सब सेक्शन 1 है, वेयर अ रेजिडेंट इंडिविजुअल हेयर इन रेफर टू एज अ ट्रांसफरर, यानी कि मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मुझे कहेंगे ट्रांसफरर, जिसने ट्रांसफ़र की, और जिसको वो ट्रांसफ़र हुई सारा एसेट्स उसको ट्रांसफरी कहेंगे। इस केस में मैं इंडिविजुअल हूँ तो मैं ट्रांसफरर हूँ, और कंपनी जिसको मेरी बन रही है, फ़र्ज़ किया आसफ एंड आसफ प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बन रही है, तो उसको हम ट्रांसफरी कहेंगे। डिस्पोज ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ द बिजनेस ऑफ अ ट्रांसफरर टू द रेजिडेंट कंपनी, नो गेन आर लॉस शैल बी टेकन टू अराइज ऑन द डिस्पोजल ऑफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, नेमली को उस पर कोई गेन या प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन शर्त यह है कि वो रेजिडेंट कंपनी होनी चाहिए। और फिर उसमें ये फॉलोइंग चीज़ें जो कि मैंने कुछ आपको बता दी हैं, बाकी हम देख लेते हैं क्या है कि वो मद्देनज़र रखनी होगी। तो इस तरह से ट्रांसफरर इंडिविजुअल जो है, ट्रांसफरी जो कंपनी को ट्रांसफ़र कर रहा है, उस पर कोई गेन नहीं होगा, और रेजिडेंट कंपनी होनी चाहिए। इसमें क्लास ए है, द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द ट्रांसफरर फॉर द डिस्पोजल अ शेयर आर शेयर्स इन द कंपनी अदर दैन द रिडीम शेयर। तो उसमें जो उसको क्या होगा कि उतने उसके शेयर्स बन जाएंगे, उसके शेयर उतने वो परचेज कर लेगा, या वो शेयर उसको जितनी कंसिडरेशन उसकी है उतने के बदले उसको शेयर मिल जाएंगे। अदर दैन रिडीमेबल के बारे में ये कह रहे हैं, रिडीमेबल शेयर बेसिकली इट्स लाइक अ बॉन्ड होते हैं। इसका मकसद ये होता है कि ये शेयर एक स्पेसिफिक प्राइस पे दिए जाते हैं कि ये जब वापस लेंगे तो वो वैल्यू अबव होगी, तो उसको अपना कैपिटल बेहतर करने के लिए या फाइनेंस बेहतर करने के लिए कंपनीज इशू करती हैं। तो ये बार बार आएगा, तो मैंने कहा ये भी आपको बता दूँ। क्लास बी है, द ट्रांसफरर मस्ट बेनिफिशियली ओन ऑल द इशू शेयर्स इन द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर द डिस्पोजल। तो ज़ाहिर है जब मैं फुली एक बिज़नेस अपने चलता हुआ बिज़नेस उसको कंपनी में कन्वर्ट करके उस पर सारे शेयर लगा दूंगा, तो फिर सारे शेयर जो हैं वो मेरे ही होंगे। इफ़ कंपनी मस्ट अंडरटेक डिस्चार्ज यानी लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट डिस्पोज ऑफ द कंपनी मस्ट अंडरटेक डिस्चार्ज एनी लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ द कंपनी। तो जो कंपनी के एसेट अगर डिस्पोज हुए हैं तो उस पर कोई लाइबिलिटी डिस्चार्ज करेगी। एनी लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ द कंपनी मस्ट नॉट एक्सीड द ट्रांसफ़र कॉस्ट ऑफ द एसेट्स एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। तो वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए जितने के एसेट्स ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स आर द शेयर रिसीव्ड बाय द ट्रांसफरर फॉर द डिस्पोजल मस्ट sustainably be the same fair market value of the asset disposed of the company less and liability of the company has undertaken to discharge in respect of the assets। तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी शेयर्स की बिल्कुल उतनी ही होगी जितने डिस्पोज ऑफ किए गए हैं। द कंपनी मस्ट नॉट बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स फॉर द टैक्स ईयर इन विच द डिस्पोजल टेक्स प्लेस। तो जिसमें डिस्पोजल हुई है और वो कंपनी के पास आए हैं तो उसमें वो जो है कि टैक्सेबल होगी उसमें इनकम उसकी। वेयर सब सेक्शन 1 अप्लाइज, तो इसमें और सब सेक्शन 2 में क्या चीज़ें की हैं। ईच ऑफ द एसेट अक्वायर बाय द कंपनी शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग द सेम कैरेक्टर एज इट हैज़ हैंडेड टू द ट्रांसफरर के जैसे कि ट्रांसफरर ने उसको ट्रांसफ़र किए हैं तो एसेट्स और कंपनी जिसने एक्वायर किए हैं उसमें सेम उसका स्टेटस होगा जो ट्रांसफरर ने ट्रांसफ़र किया। द कंपनीज कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट शैल बी, तो जब कंपनी एक्वायर करेगी वो एसेट तो उनकी कॉस्ट क्या होगी, सब क्लास 1 है। इन द केस ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट आर अमाउंटाइजेशन इनटेंजिबल द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट आर इनटेंजिबल इमीडिएटली बिफोर द डिस्पोजल। जो मैंने आपको बात पहले कही थी कि सेक्शन 22, 23, 24 में जो हमने उसकी रिटन डाउन वैल्यू की है, अगर कोई राइट ऑफ कर दी है और वो एसेट प्रॉफिट में पहले इंडिविजुअल के आ गई है, तो अब जो उसकी वैल्यू होगी
वो रिटन डाउन वैल्यू जो होगी वो होगी एसेट्स की और इंटेंजिबल एसेट्स की। इसी तरह जो स्टॉक्स होंगे, इन केस द स्टॉक इन ट्रेड वैल्यू ऑफ द टैक्स पर्पज अंडर द सब सेक्शन 4 अंडर सेक्शन 35 के मुताबिक उसकी वैल्यू स्टॉक्स के मुताबिक होगी। और कोई अदर केस है तो ट्रांसफार्मर्स काट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, उसकी जो कॉस्ट होगी ट्रांसफार्मर की फार्मर की उस वैल्यू पे वो होगा कि जो उसको कास्ट उसकी पड़ी है वही कंपनी के लिए उसकी वैल्यू होगी। सब सेक्शन सी है, क्लास सी है, इफ़ इमीडिएटली बिफोर द डिस्पोजल ऑफ द ट्रांसफ़र हैज़ डिडक्शन अलाउंस अंडर सेक्शन, ये जो मैंने आपको बात बताई थी कि 23, 22, 24 इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट ट्रांसफ़र विच हैज़ नॉट बीन सेट ऑफ, के उनको अभी सेट ऑफ नहीं किया गया ट्रांसफार्मर की इनकम के मुताबिक, then the shall be set off added to the deduction allowed under those section to the company of the tax year in which the transfer is made। कि अगर उसको सेट ऑफ, अगर तो मैंने बता दिया था कि राइट ऑफ कर दिया गया है तो फिर राइट ऑफ वैल्यू होगी, अगर नहीं उनको सेट ऑफ किया गया जो हमारी डेप्रिसिएशन अलाउंस है या अमॉर्टाइजेशन अलाउंस है तो उसको फिर कंपनी में हम सेट ऑफ करेंगे। The transferor's cost in respect of share or shares received as a consideration for the disposal shall be, क्या होगी उसकी कॉस्ट शेयर्स को ट्रांसफ़र करने की, तो इसकी सब क्लास 1 है। इन केस द कंसिडरेशन ऑफ 1 शेयर द ट्रांसफरर्स कास्ट ऑफ द एसेट ट्रांसफर एज डिटरमिन अंडर क्लास बी लेस दैन द अमाउंट ऑफ द लाइबिलिटी दैट द कंपनी हैज़ अंडरटेकिंग टू डिस्चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट्स। नंबर 1 तो ये होगी कि उसकी कंसिडरेशन जो है उसकी वो 1 शेयर जो उसने शेयर लिया है उतनी उसकी होगी, और उसमें लेस क्या करेंगे कि अगर कोई लाइबिलिटीज़ है कंपनी की वो लाइबिलिटी पे करने के बाद बाकी उसकी कॉस्ट होगी। इसी तरह इन केस ऑफ कंसिडरेशन मोर देन 1 शेयर दी अमाउंट डिटरमिन अंडर सब क्लास 1 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड। तो दूसरा ये है कि अगर एक ही बंदे का शेयर नहीं है तो फिर उसको जितने उसने शेयर रिसीव किए हैं उसको नंबर ऑफ शेयर पे डिवाइड कर देंगे तो वो उसकी कॉस्ट होगी। इस तरह से सब सेक्शन 3 है, इन डिटरमिनिंग वेदर द ट्रांसफरर्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 22, 23, 24 हैज़ बीन सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फॉर द पर्पज ऑफ क्लास सी और सब सेक्शन 2 दीज डिडक्शन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट लास्ट। तो वो जो डिडक्शन अगर ली गई है तो वो सबसे आखिर में उसको अकाउंट करेंगे। अच्छा, ये था सेक्शन हमारा 95 के जिसमें हमने इंडिविजुअल के सारे एसेट डिस्पोज ऑफ करके कंपनी को दे दिए। इसी तरह मैंने जैसे आपको बताया है कि 96 जो है वो डिस्पोज ऑफ द बिजनेस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू होली ओन्ड कंपनी, कि एओपी थी उसने सारे एक कंपनी बन गई उनकी, तो वो सारे जो एसेट्स थे वो उनको कंपनी को उसने ट्रांसफ़र कर दिए। तो फिर भी सेम सिचुएशन है जो हम पीछे इंडिविजुअल में पढ़ के आए हैं वही एओपी के लिए है कि एओपी भी वैसे ही ट्रांसफ़र करेगी, हर चीज़ इसी तरह है। इसी तरह फिर 97 है, 97 में डिस्पोजल ऑफ एसेट बिटवीन होली ओन्ड कंपनी, कि किसी दूसरी कंपनी को एक कंपनी सारा अपना एसेट ट्रांसफ़र कर देती है, तो उसमें भी वही बात होगी, ट्रांसफरर होगा, ट्रांसफ़र करने वाला दूसरा ट्रांसफ़र ही होगा, जितना वो ट्रांसफ़र करेगा उतने उसको शेयर मिल जाएंगे, और ट्रांसफ़र जो लाइबिलिटी डिस्चार्ज उसकी होगी वो उसमें से कम हो जाएगी। तो लाइबिलिटी जो है वो एसेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी बात ज़हन में रखना है। ट्रांसफ़र ही मस्ट एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स फॉर द ईयर विच, वो इसमें से वो टैक्स में से एग्जाम्प्ट नहीं होगा जिस साल में वो करेगा डिस्पोजल। जो वही चीज़ें हैं जो हमने इंडिविजुअल के लिए सारी पढ़ी हैं, और उसकी वैल्यूएशन में ये है कि उसके राइट ऑफ वैल्यू जो होगी इनकी एसेट्स की और इंटेंजिबल की वो वैल्यू होगी, स्टॉक की वैल्यू जो हम अंडर सेक्शन सब सेक्शन 4 और सेक्शन 35 में कर रहे हैं जैसे कि इंडिविजुअल में किया था वही होगी। और जो अगर उसकी नई डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन की बात मैंने जैसे की थी कि ट्रांसफ़र के टाइम पे नहीं हुई तो वो हो जाएगी। तो ये सारी सेम चीज़ें हैं जो उसमें हमने बताई थी आपको इंडिविजुअल में। तो इंडिविजुअल, एओपी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में सब में सेम है। तो इसी तरह हम अगर बात करें सेक्शन 97A डिस्पोजल ऑफ एसेट अंडर द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन, कि इस अरेंजमेंट में करें कि हमने रिकंस्ट्रक्शन करनी है, कोई इस तरह की अरेंजमेंट है, तो उसमें भी क्या होगा, नो गेन और लॉस शैल बी टेकन टू अराइज ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट्स फ्रॉम वन company herein after refer to transferor to another company herein after transferee by virtue of operation of the scheme of arrangement by reconstruction, के एक कंपनी है उसको हम दोबारा से बना रहे हैं और वही सब उसके एसेट्स हैं
जो कि हमारे पास सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में कंपनीज एक्ट जो 2070 में सेक्शन 282L, 284 और 287 में हम जो करते हैं, इसमें जो हम सारा ट्रांसफ़र करेंगे तो वो सेक्शन 48 ऑफ द बैंकिंग कंपनी में करते हैं। तो इसमें जो जब कंपनी एक रिकन्स्ट्रक्ट कर रही है वो भी सेम पोजीशन होगी कि सारे के सारे एसेट्स उसको दे दिए गए, तो उसमें भी ऐसे ही शेयर होंगे कि वो सारे जितने एसेट डिस्पोज ऑफ किए हैं, ट्रांसफरिंग अंडरटेक टू डिस्चार्ज एनी लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड, एनी लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ मस्ट नॉट एक्सीड द ट्रांसफर कॉस्ट। ये भी वो सेम जो इंडिविजुअल के जैसे किए वैसे ही होगा। और ये स्कीम अप्रूव्ड बाय द, इसमें एक चीज़ जो एक्स्ट्रा है वो ये है कि जो ये स्कीम होगी वो अप्रूव्ड होगी बाय हाई कोर्ट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज द केस में भी इन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2007, उसके मुताबिक होगी। नो गेन और लॉस होगा ये, जैसे कि हमने पहले इंडिविजुअल में भी बात की। तो फिर इसके लिए ज़रूरी क्या है कि वो अप्रूव्ड बाय वो हाई कोर्ट से, स्टेट बैंक से और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से, वेयर सबसेक्शन 1 अप्लाइज द एसेट एक्वायर बाय द ट्रांसफर शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग द सेम करैक्टर एज द एसेट, वो एज इट इज़ ही रहेंगे। ट्रांसफर कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन और एसेट वो भी ऐसे ही वही होगी। और जो राइट डाउन वैल्यू हमने, वो सारी चीज़ें हैं जो हमने इंडिविजुअल के लिए पढ़ी थी, वो सारी चीज़ें अब इसमें आ गई हैं कि वो सेम है कि आपने चाहे इंडिविजुअल ने डिस्पोज ऑफ करके सब कुछ वो कंपनी बना ली, अपनी एओपी ने कंपनी बना ली, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में कर लिया, या कंपनी दोबारा कर ली, या फिर रिकन्स्ट्रक्शन कर ली नई कंपनी, तो सारी ट्रीटमेंट सेम रहेगी कि जितने एसेट डिस्पोज ऑफ किए होंगे उतने उसको शेयर मिल जाएंगे। अगर कोई लाइबिलिटी है तो वो लाइबिलिटी उसमें निकाल दी जाएगी। अगर लाइबिलिटी जो है वो एसेट की डिस्पोज ऑफ से एक्सेस नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से बाकी जो चीज़ें हैं वो भी कि डेप्रीसिएशन क्या है, राइट ऑफ वैल्यू क्या है, डेप्रीसिएशन उसको अलाउ कर दी जाएगी और उसकी वैल्यू सेम रहेगी, स्टॉक की वैल्यू सेम रहेगी, या मार्केट वैल्यू, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, ना कोई प्रॉफिट एंड लॉस उसमें होगा। तो उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आप इसको समझ भी गए होंगे। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बाकी पढ़ के, तो मुझे इसमें कोई मसला आए तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये बाकी लोग भी सीखें तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।